और अब शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के महा डिबेट की। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम का ऐलान हो गया है। बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से सूची जारी की गई है। इस लिस्ट में कई नाम सामने आए हैं तो वहीं कुछ चेहरे बाहर हो गए हैं। टीम हेमंत में महिलाओं को पूरा मौका मिला है। लिस्ट में लता वानखेड़े, सुमेर सोलंकी, गौरव रणदिवे और राहुल कोठारी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया। मौजूदा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को दोबारा मौका दिया गया है। बीडी शर्मा की टीम में प्रदेश महामंत्री के तौर पर काम कर चुके पूर्व विधायक रणबीर सिंह रावत अब उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। मनीषा सिंह का प्रमोशन हुआ है। बीजेपी की प्रदेश मंत्री और विधायक मनीषा सिंह अब प्रदेश उपाध्यक्ष बन गई हैं। पहले संभागीय संगठन मंत्री रहे शैलेंद्र बरुआ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। सीएम के करीबी प्रभुलाल जाटव और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। और इसी बीच कांग्रेस ने बीजेपी की नई कार्यकारिणी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी जो नारा देती है सबका साथ सबका विकास, वो नारा कार्यकारिणी में देखने को नहीं मिला। कार्यकारिणी में किसी भी मुस्लिम और सिख समुदाय के व्यक्ति को स्थान नहीं दिया गया। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख का कहना है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जो नई कार्यकारिणी घोषित की है उसने भाजपा के नारे सबका साथ सबका विकास की पोल खोल के रख दी है। ना ही तो इस कार्यकारिणी में कोई मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति लिया गया है, ना ही कोई इसमें सिख समुदाय या ईसाई समुदाय से व्यक्ति लिया गया है, और जातिगत समीकरण की भी धूल निकाल दी है भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी की वजह से जो हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इससे चलती है कि सभी वर्गों को, सभी एज ग्रुप्स को, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले ताकि उनकी आकांक्षाएं जो नेतृत्व करने की है वो पूरी हो। और आपने देखा आज कि हेमंत जी की जो सूची आती है उसमें सबको प्रतिनिधित्व मिला है। और युवाओं को आप देखिए कितना बढ़ चढ़ के बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं सबसे पहले सबको बधाई देता हूँ। तो बीजेपी की कार्यकारिणी पर कांग्रेस हमलावर है। वजह है मुस्लिम और सिख फेस का ना होना। और सवाल भी ये बनता है, जब सबको मौका दिया गया है तो मुस्लिम और सिख फेस से क्यों दूरी रखी गई है। हालांकि बीजेपी ने दावा किया है कि नई टीम में सबका ध्यान रखा गया, तो फिर सियासी गलियारों में आखिर बयानबाजी क्यों? आज इसी पर महा डिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल पहला ये बनता है इस कार्यकारिणी की लिस्ट के बाद कि छोटी टीम रखने के पीछे की आखिर वजह क्या है। एक सवाल ये भी है कि महिलाओं को मौका तो मुस्लिम सिख फेस आखिर इस लिस्ट में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। सवाल ये भी है कि एक व्यक्ति एक पद, तो फिर सांसद विधायक टीम में क्यों शामिल किए गए हैं। और यही वो सवाल है जिन्हें लेकर अब बीजेपी पर निशाने भी साधे जा रहे हैं। और आज हम इस डिबेट में इन्हीं सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इम्तियाज अली मुस्लिम स्कॉलर से जुड़ रहे हैं, वंदना त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का न्यूज 18 पर बहुत स्वागत है। और सबसे पहले फिरोज जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि बीजेपी की कार्यकारिणी है, कितनी संतुलित इसे आप देख रहे हैं, और जो क्या सवाल उठाए जा रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग को इसमें मौका नहीं दिया गया और ईसाई वर्ग को भी मौका नहीं दिया गया है। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो कार्यकारिणी हुई है इसमें निपटा निपटाई का खेल हुआ है। एक दूसरे को सबने मिलकर निपटाया और इसका कार्यकारिणी को छोटा कर दिया। सवाल ये नहीं है कि आपने पिछड़ा वर्ग की अनदेखी की, SC ST की अनदेखी की, आपने जो है अल्पसंख्यकों की अनदेखी की। एक राहुल कोठारी हैं जो राहुल कोठारी और अंडर ब्रैकेट जैन लिखवा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे आप हो, मीडिया हो, हम कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, किसी भी अन्य दल के हो, हम लोग सब लोकतांत्रिक कार्यकर्ता हैं। और भारत के लोकतंत्र में सबका जो है समग्र रूप से सबका योगदान है। भारत का जो समाज है उस समाज में सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में की कार्यकारिणी में उसका प्रतिबिंब दिखना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, और हम गलत भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप एक तरफ नारा देते हो सबका साथ सबका विश्वास,
आप एक तरफ कहते हो कि पिछड़ों, दलित, आदिवासियों का हम साथ रखते जी। हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का इस समता मूलक समाज में विश्वास नहीं है? क्या नहीं है तो कह दीजिए कि नहीं है, हम इस बात को जनता के बीच लेके जाएंगे। और अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो मोहतरमा है वंदना जी, वो बताएं कि वो उन्होंने ये इन सब वर्गों को क्यों छोड़ दिया गया और क्यों दलित, आदिवासी और है ना पिछड़े वर्ग की अनदेखी की गई है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, कितना संतुलित आप इस लिस्ट को देखती हैं? क्योंकि कांग्रेस साफ कह रही है कि जो नारा बीजेपी का है, सबका साथ सबका विकास, ये नारा इस लिस्ट से बहुत दूर है। सभी सम्मानित पैनल के सदस्यों को, और सबसे पहले तो आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, जिस प्रकार से फिरोज जी हमारी लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं, पहले आप अपनी लिस्ट की चिंता करिए कि आपकी जिला अध्यक्षों की जो सूची जारी होने वाली है उसके पहले किस प्रकार का घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की आज सूची जारी हुई, किसी प्रकार के घमासान की, किसी प्रकार की सिर फुटअव्वल की खबरें क्या आपको बाहर आती दिखी? क्या आपको ऐसा लगा कि कोई भी असंतुष्ट है? अगर असंतुष्ट होता तो इस प्रकार की आवाजें, इस प्रकार की बातें आपको अभी तक सुनाई दे जाती। कार्यकारिणी की घोषणा हुए 2 घंटे हो चुके हैं। रही बात, जब आप अलग अलग वर्गों की बात करते हैं तो एससी के लिए अलग मोर्चा बना हुआ है, एसटी के लिए अलग मोर्चा बना हुआ है, अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है। तो सबका साथ सबका विकास, सबका कल्याण कहाँ नहीं हो रहा है? फिरोज जी, मुझे लगता है आपने कार्यकारिणी को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, और अभी अल्पसंख्यक मोर्चे की भी घोषणा होगी, युवा मोर्चे की भी घोषणा होगी, महिला मोर्चे की भी घोषणा होगी। सारे मोर्चों के लिए हमने घोषणाएं नहीं की है, अभी कुछ मोर्चे बाकी। तो कृपया कर ये भ्रम ना फैलाएं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतरकलह है। जिस प्रकार से आज आपने देखा कार्यकारिणी में महिलाओं को सम्मान दिया गया, हर एक, वो तो सभी पार्टियों में वंदना जी, सभी पार्टियों में हैं लोग, सभी पार्टियों में ये मोर्चे हैं, तो आपने उनको इनकी अनदेखी अपनी कोर टीम में क्यों की? हम तो ये जानना चाहते हैं। फैलाने की जो आपकी पुरानी आदत है वो आप लोग उससे बाहर निकलिए। और ये बात मत भूलिए, देश के प्रधानमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, तो फिर हम कहां जातिवाद फैला रहे हैं? हम तो आप ही से सवाल कर रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग क्या सिर्फ वोट देने के लिए? कांग्रेस का सीधा सवाल यही है, लेकिन कांग्रेस का सवाल यही है यहाँ पर कि अलग अलग मोर्चे हर पार्टी के हैं, उन मोर्चों में नियुक्तियां की जाएंगी, लेकिन जब कार्यकारिणी है तो इस कार्यकारिणी में सबका साथ सबका विकास, यानी कि हर वर्ग और मुस्लिम समुदाय इसमें क्यों नहीं दिखाई देता? इसका भी जवाब लेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आप इस लिस्ट को कैसे देखते हैं और जो सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये सवाल कितने सही मानते हैं आप? कांग्रेस विपक्ष में है, सवाल उठाने के अलावा और क्या कर सकती है, इसलिए उसके सवाल जो है वो उठाने का उनको अधिकार है। जहां तक एक जो हम सब लोग व्याख्या कर रहे हैं कि ये कार्य समिति की घोषणा हुई है, तो मुझे लगता है पहले तो हमारे पास इसी का अधूरा ज्ञान है। ये कार्य समिति की घोषणा नहीं है, ये केवल पदाधिकारियों की घोषणा है और पदाधिकारी सीमित रहते हैं, कार्य समिति विस्तारित रहती है। तो जब अन्य समुदायों को कार्य समिति में स्थान देने का बात आएगा और उस समय यदि नहीं दिया जाएगा तो हम इस प्रकार की आलोचना कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि ये पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी पहले 10 थे तो अभी 9 उन्होंने उपाध्यक्ष कर दिए, पहले 10 सचिव थे तो अभी 9 कर दिए, पहले 5 महामंत्री थे तो 4 कर दी। तो उसमें कुछ संशोधन हुआ है। जहां तक आदिवासी और इनका, तो सुमेर सिंह आदिवासी हैं, प्रभुराम चौधरी दलित हैं, जाटव जी दलित हैं, तो ये सारा प्रतिनिधित्व तो दिखाई देता है इसमें। इसमें जो मेन चीज देखने वाली है वो ये है कि इसमें जैसे पिछली बार भोपाल के 3 लोग हुआ करते थे, भगवान दास अबरानी जी थे, के आलोक शर्मा जी थे, फिर इस प्रकार से मतलब 3 लोग भोपाल के होते थे। अब की बार सीमा सिंह जी थे, तो तीनों में से एक जो है हमारे पदाधिकारियों में राहुल कोठारी जी दिखाई देते हैं। और सचिवों में बात अलग है, सचिव पहले भी 2-3 थे, अब की बार भी 2-3 है, तो इसलिए बड़े पदाधिकारियों में भोपाल का प्रतिनिधित्व घटा है। ठीक है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने इस पदाधिकारियों की लिस्ट में देखी है वो ये देखी है कि इसमें जो भाजपा के अध्यक्ष हैं जिनके हस्ताक्षर से ये सूची जारी हुई है, उनका प्रतिनिधि कौन है इसमें? तो मुझे जो मेरा अनुभव है 40 साल का, उस अनुभव के आधार पर मुझे इसमें ये कहीं दिखाई नहीं दिया कि हेमंत खंडेलवाल जी का विश्वसनीय भी कोई व्यक्ति इस सूची में है। तो या तो सारे ही वो कह देंगे कि मेरे विश्वसनीय है। तो मुझे ये लगता है इस सूची में जो एक परंपरा भाजपा की हुआ करती थी कि महामंत्री संगठन जो है वो ही पदाधिकारियों की सूची तैयार करते थे, तो इस बार मुझे लगता है महामंत्री संगठन के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा
एक जिसको कहते हैं कि शक्ति संतुलन कह सकते हैं, संगठन और जी। सरकार के बीच में समन्वय की बात कह सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक बड़ा तालमेल दिखाई देता है, जो ये कहता है कि ये सूची, जैसे ठीक कार्यालय मंत्री भाजपा के महामंत्री कार्यालय प्रभारी जो ठीक है बनेंगे, सुरेश जी, राहुल इस पर भी कोठारी जी आगे बन सकते हैं विश्लेषण पिछली बार। करेंगे जी। हमारे साथ इम्तियाज अली जी भी जुड़े, उनसे भी थोड़ा मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। इम्तियाज जी, लिस्ट को देखकर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मेरा मत यह है कि संगठनात्मक राजनीतिक दलों द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, इन नियुक्तियों को धर्म, पंथ या समुदाय के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। जो भी पार्टियां अपने कोर टीम को बनाती हैं, वो विकासात्मक मुद्दों को ले, राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक प्रतीकात्मक नाम ना लेते हुए वो ये सोचें कि इन समाजों का किस तरह से विकास हो सकता है, वो कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए, ना कि ये कि टीम में कोई है किसी समुदाय का, किसी समुदाय का नहीं है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हुए आगे जो भी राजनीतिक दल है उन्हें काम करना चाहिए, ना कि ये कि इसमें किस समुदाय के लोग हैं, किस समुदाय के लोग नहीं हैं। तो विकासात्मक बात करें, सकारात्मक बात करें, और आम जनता चाहे वो किसी भी समुदाय की हो, उनके विकास के लिए उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार की बात यहाँ होनी चाहिए। ठीक है फिरोज जी, मैं आऊंगी, इसका जवाब आपसे लूंगी। सत्यप्रकाश शर्मा जी से भी उनका रिएक्शन ले लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, आप इस लिस्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की स्टेट यूनिट की या नेशनल यूनिट का जो अपॉइंटमेंट होते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी अपनी पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है कि वो कैसे संगठन को इफेक्टिव बनाए। उसमें कास्ट बैलेंस, रीजनल बैलेंस और जेंडर इक्वेशन, ये सब चीजें मायने रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना सोच है, ये उसकी अपनी पार्टी का खुद का डिसीजन है कि हम इफेक्टिवनेस संगठन में या पार्टी को स्ट्रेंथन करने की तरफ कैसे लोगों को लें, तो वो लिए गए हैं। हालांकि मैं ये मान के चलता हूँ, इसमें एक सबसे बड़ी चीज दिखेगी कि वुमेन एम्पावरमेंट पर बड़ा फोकस इस कार्यकारिणी में दिख रहा है। हालांकि अपोजिशन पार्टीज का तो एक काम ही होता, अगर कांग्रेस की कार्यकारिणी आती तो भारतीय जनता पार्टी भी उसको क्रिटिसाइज करती, तो आज कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन ये पार्टी का अपना डिसीजन होता है, उसको किस पर विश्वास है। देखिए, इसमें आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगी जी। कि इस कार्यकारिणी में कुछ लोग रिपीट किए गए हैं। वो जो रिपीटेशन है या किसी के प्रमोशन भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ड्रॉप इसलिए किया गया है कि पार्ट कार्यकारिणी को अगर सॉर्ट किया जाता है तो उसकी इफेक्टिवनेस कंपैरेटिवली लार्ज या जंबो जो कार्यकारिणी होती है उससे ज्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए, क्रिटिसिज्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं है ये पार्टी की। लेकिन एक चीज जरूर इसमें देखने को मिली, हेमंत खंडेलवाल यानी स्टेट चीफ और चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के बीच में जो ट्यूनिंग है, वो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं इस पूरी कार्यकारिणी कहें या अपॉइंटमेंट्स में कहें, देखने को जरूर मिलता है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, बने रहेगा। फिरोज जी, क्या कहेंगे? विकासात्मक मुद्दे होने चाहिए। अगर कार्यकारिणी में नहीं जगह दी गई है तो कोई बात नहीं, वो पार्टी की स्ट्रेटेजी और पार्टी को उसका परिणाम क्या मिलेगा वो पार्टी देख लेगी, तो फिर कांग्रेस को दिक्कत क्यों? देखिए, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पार्टी है, आप बनाइए। हम तो आपसे कहते हैं फिर पाखंड क्यों, कि सबका साथ सबका विश्वास। फिर पाखंड मत करिए, ये कहिए ना कि हाँ ठीक है हम हमारे हिसाब से चलाएंगे। हम कहते हैं कि एक राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और कार्यकारिणी में कोई आए या ना आए, लेकिन क्या पदाधिकारियों में एक एक लोग ऐसे भी नहीं रखे जा सकते कि एक समग्र जो भारत का समाज है वो दिख सके। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अलग अलग मोर्चे हैं, मोर्चों में जब नियुक्तियां होंगी, मोर्चों की नियुक्ति देख अरे लीजिएगा। सब हर दल में अलग अलग मोर्चे, हर दल में अलग अलग मोर्चे, तो वो क्या उन मोर्चों में से आप किसी को नहीं ला सकते थे? पूरा महाकौशल साफ कर दिया आपने, ना छिंदवाड़ा है, ना बालाघाट है, ना सिवनी है, ना मंडला है। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। प्रभु राम चौधरी विधायक भी रहेंगे, कांग्रेस से भी आएंगे, कांग्रेस में 2 बार उपाध्यक्ष रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में भी उपाध्यक्ष हो गए। तो ये कौन सा कैडर है? अगर कैडर है तो जो कैडर में काम करता आता है वो नीचे से ऊपर आता है, वो बनता है। तो पूरी तरीके से जो महाराज थे वो अब भाई साहब बन गए। ये भी तय हो गया कि जो महाराज भाजपा थी उस पर कैंची चला दी गई, नाराज भाजपा पे कैंची चला दी गई, शिवराज भाजपा पे कैंची चल गई।
तो अब जो है ये पूरी कोर टीम बन गई है मोहन यादव जी की, और ठीक है, मोहन फिरोज जी, यादव तो जी क्या की चली है, आप हेमंत ये भी खंडेलवाल मानते जी हैं ने कि दस्तखत कर दिए खाली। क्षेत्रीय समीकरण संतुलित रूप से इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, क्या ये भी मानती है कांग्रेस, फिरोज जी? महाकौशल है ही नहीं इसमें। एक आदि कोई नाम आया होगा महाकौशल का, अगर ये कह दें कि ये बैतूल को हम महाकौशल में मानते हैं इसलिए बैतूल से हेमंत खंडेलवाल हैं तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन जबलपुर डिवीजन का तो हमें शायद ही एक आदि नाम कोई देखने को मिल रहा है। तो ये जो कार्यकारिणी थी इसमें सिर्फ मोहन यादव जी की चली है, हेमंत खंडेलवाल जी ने तो खाली दस्तखत किए, अब उन्होंने कितने नाम देखे कितने नहीं देखे। और अभी जो हमारी बहन हमारी ये मोहतरमा कह रही थी वंदना जी कि अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं, कुछ हुआ ही नहीं है, तो अभी फटाके चलेंगे, अभी फटाके चलने में जरा इंतजार करिए, बहुत अच्छे अच्छे फटाके देखने मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी में। आतिशबाजी पूरी होगी, भले अंदर हो या अंदर खाने हो या बाहर हो, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो युवा थे, युवाओं का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं रह गया, प्रतिनिधित्व नहीं मिला। वंदना जी, फिरोज जी कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 2 घंटे हुए, पटाखे चलेंगे, विरोध भी देखने को मिलेगा, वंदना जी, और ये भी कह रहे हैं वो कि क्षेत्रीय समीकरण दिखाई नहीं दे रहा लिस्ट में। देखिए फिरोज जी, पहली बात तो ये कि चलेंगे, दिवाली का समय चल रहा है और हमारी कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, एक शुभ संकेत है कि हमारी टीम बन चुकी है। आगे के लिए आप लोगों को फिर से नेस्ते नाबूद करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी नई टीम बना ली है, और आप लोग अब समझ जाइए, क्योंकि इस नई टीम में युवाओं का साथ, वरिष्ठों का मार्गदर्शन और सबका साथ सबका विकास की नीति से ये टीम बनाई गई है। तो पटाखे तो अवश्य फूटेंगे, और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज फूटे भी हैं और आगे भी फूटते रहेंगे। जब जब चुनाव आएगा, जब जब हम आपको हराएंगे, तब तब हम पटाखे फोड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा है जिस प्रकार की कार्यकारिणी की घोषणा हुई है उसमें सब एक से बढ़ के एक धुरंधर लोगों को मौका दिया गया है, और वो सारे धुरंधर मिलकर कांग्रेस पार्टी को, चाहे वो नगर परिषद के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, आप सबको धूल चटाने का कार्य करेंगे। और बार बार पटाखे फूटेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। इस बात को बिल्कुल मैं सुनिश्चित करती हूँ आज कि जिस प्रकार की कार्यकारिणी बनी है, जिस प्रकार का हमारा प्रदेश संगठन बना है, तो पटाखे तो फूटेंगे, बार बार फूटेंगे, हर साल फूटेंगे, और जीत के पटाखे फूटेंगे, और आप लोग हार का गम मनाइएगा और हम यहाँ पटाखे आपके यहाँ भी दूसरे फटाके फूटेंगे। देखिए तो अभी आप कि नोटिस भेज के थक जाएंगे, लेकिन नोटिस पहुंचेगा नहीं। फिरोज जी, आपकी जो उम्मीदें हैं कि विरोध के स्वर सुनाई देंगे, अब आपकी उम्मीदों पर आने वाले समय में कितना? और अभी जी वंदना जी, रितु जी, एक मिनट बात और याद दिला दूं, और अभी बहुत जल्द फिर से पटाखे फूटेंगे, बिहार चुनाव जीतने के पटाखे फूटेंगे, आज संगठन बनने के पटाखे फूटे, कुछ दिन वो 14 तारीख को हम फोड़ेंगे। नेहरू जी का ठीक है, कौन अब जीत के पटाखे फोड़ने वाला है? ठीक है, जीत का शोर कहां से सुनाई देगा, ये तो परिणाम जल्दी बताएंगे। सुरेश जी, क्षेत्रीय समीकरण को इस लिस्ट में कैसे देखते हैं आप, कितना संतुलित बनाया गया इस लिस्ट में? सुरेश जी, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है, और उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि बहुत कोई कंट्रोवर्शियल इसमें बातें नहीं है। जहां तक अल्पसंख्यक समुदाय का है, तो अल्पसंख्यक समुदाय को तो खुद ही समीक्षा करना चाहिए कि वो जब भाजपा के पक्ष में है ही नहीं, ये राजनीतिक पार्टी का जो है एक कार्य समिति या पदाधिकारियों की लिस्ट आई है, ये सरकार की नहीं है। सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सरकार का नारा है। पार्टी का मुझे नहीं लगता कि आज तक भाजपा का कोई नारा हुआ होगा। सरकार जो काम कर रही है उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय के वोट मिलेंगे ही नहीं, ये मेरी समीक्षा है, पार्टी की नहीं है, कि जब मुस्लिम समुदाय के वोट नहीं मिलेंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा में आकर के बड़े पदों तक जाने जैसी स्थिति में आएंगे कैसे? वो तो दोनों तरफ से मामला है। आप समन्वय बनाने की कोशिश करेगा मुस्लिम समुदाय, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसको सलाखों पर बैठाएगी। लेकिन जब आप हराने की योजना के चक्कर में, मैं अभी एक आर्टिकल एक मित्र का पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि मुस्लिम समुदाय भाजपा को हराने के चक्कर में खुद ही साफ होता जा रहा है। बिहार की बातें की जा रही हैं, बिहार में कितने मुस्लिम कैंडिडेट हुआ करते थे और कितने जीत के सदन में जाते थे, और आज तो कैंडिडेट की संख्या ही 50% रह गई है। ये समीक्षा करने की बात है। पूरे देश भर में मुस्लिम समुदाय का लोकसभा और असेंबली में कितना प्रतिनिधित्व होता है, आज कहाँ खड़े हैं सब लोग? पॉलिटिकल पार्टी लोगों तक जाती है, केवल तरीका, अपने मुद्दे लेके लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी जाती है, टिकट दिए, लोग नहीं आते हैं। ठीक है फिरोज जी, मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी मैं। सत्यप्रकाश जी, महिलाओं को अच्छा खासा मौका दिया गया, 28% महिलाओं को इस लिस्ट में जगह दी गई है,
क्योंकि महिलाओं को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे कि आप बातें तो करते कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, आप बातें तो करते कि महिलाओं को लिस्ट में जगह दी जाएगी, लेकिन इसके पहले जब लिस्ट जारी हुई तो महिलाओं की मौजूदगी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए। लेकिन इस बार जो महिलाओं को संख्या जितनी देखने को मिल रही है, 28% महिलाएं इस लिस्ट में शामिल हैं। सत्यप्रकाश जी, देखिए, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में जेंडर इक्वलिटी पर बड़ा काम किया है। चाहे एक्ट लाने के बाद विधानसभा में, लोकसभा में, भले ही अभी लागू नहीं हुआ, 29 से लागू होगा, लेकिन एक स्टेप तो लिया है, स्टेप बोल्ड था। तो ये चीज कहीं ना कहीं, ये डिसीजन नरेंद्र मोदी का डिसीजन था। तो इस डिसीजन को पार्टी की, चाहे किसी स्टेट की सरकारें हो या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी हो, उनमें वो रिफ्लेक्शन दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में अगर 28% महिलाएं ली गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ पार्टी का बड़ा स्टेप है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस कितनी सराहना करती है इस कदम की, ये भी जान लेते। फिरोज जी, महिलाओं की मौजूदगी तो है, सुरेश जी आऊंगी मैं आपके पास। फिरोज जी, महिलाओं की मौजूदगी को लेकर क्या कहेंगे? 28% महिलाएं इस लिस्ट में। देखिए, 50% आरक्षण का एक्ट पास किया, एक तरीके से झुंझुना महिलाओं को पकड़ाया गया है। 50% की बात है तो कम से कम 40-45% तक तो आ जाते, तो आप 45% भी नहीं आए। इसका मतलब ये है कि जो 28% महिलाएं आई हैं वो अपनी योग्यता से और अपनी मेहनत से और पार्टी में अपने जिनको माइनस नहीं किया जा सकता था वो आई हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई इच्छा नहीं थी कि 50% महिलाओं को जो है वो प्रतिनिधित्व देते। ठीक है, लेकिन ये तो पार्टी की स्ट्रेटेजी है फिरोज जी, संगठन में जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। ठीक है जी, लेकिन इसका कितना फायदा मिलेगा ये पार्टी भुगत लेगी। अगर फायदा नहीं मिला तो वो पार्टी के लिए जाएगा। वंदना जी, एक व्यक्ति एक पद की बात भी कई बार कही गई और इसे लेकर भी सवाल खड़े होते रहे, तो फिर इस लिस्ट में ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि सांसद को भी जगह दी गई, विधायक को भी जगह दी गई? देखिए, ये प्रदेश संगठन की कार्यकारिणी है और इसमें जितने भी लोगों को अगर मौका दिया गया है, जो वर्तमान में सांसद हैं या वर्तमान में किसी पद पर हैं, तो वो उनका जैसे सांसद हैं और उसके बाद यहाँ पे अगर संगठन में जगह दी तो संगठन की संरचना अलग है और वो संरचना अलग है। और उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए पार्टी ने, क्योंकि वो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है, उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए, चाहे लता वानखेड़े जी हो, चाहे सुमेर सोलंकी जी हो, इन सब के अनुभवों का लाभ लेने के लिए उन्हें कार्यकारिणी में रखा गया है। और कार्यकारिणी में वही लोग, देखिए, एक जो कार्यकारिणी का फॉर्मेशन हुआ आप उसको देखिए, उसमें एक ब्लेंड देखिए कि उसमें महिलाओं को, युवाओं को, वरिष्ठों को, महिलाओं युवाओं को जिसको जगह दी गई है, लेकिन सवाल खड़े करना विपक्ष का काम है, जो अब इस लिस्ट पर भी सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। तो देखिए, कार्यकारिणी पर कांग्रेस हमलावर है, लेकिन बीजेपी भी अपनी तरफ से जिस तरह के तथ्य हैं वो सामने ला रही है, बता रही है कि हमने किसे किसे मौका दिया है। हालांकि इसका फायदा कितना होगा और विरोध कितना मध्य प्रदेश में अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा, इस पर सबकी नजरें होंगी। फिलहाल मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।